बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी पहले परिभाषा समझ लें। किसी आवेश या आवेश समुदाय, एक आवेश हो सकता है या कई आवेश हो सकते हैं। इस तरह से दूर दूर भी हो सकते हैं, नजदीक नजदीक भी हो सकते हैं। इस तरह से किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य आवेश ले आने पर यह आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे। यहाँ मान लीजिए हम अन्य आवेश ले आते हैं Q0 और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, इसके कारण इसके आसपास ले आने पर एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो जितने क्षेत्र में एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा वह क्षेत्र इस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ ये ध्यान दें कि ये आवेश जो है ये एक सिंगल आवेश भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ढेर सारे आवेश हों। तो परिभाषा का कहना यह है कि कोई एक आवेश हो या आवेश समुदाय, कई आवेशों का एक समूह हो, उसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य आवेश ले आने पर एक वैद्युत बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को इस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ ये ध्यान दें कि इस आवेश को हम लोग जो है स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे स्रोत आवेश कहा जाता है या सोर्स चार्ज कहते हैं। दूसरी तरफ ये एक जो आवेश हम ले आए हैं चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक दूसरा आवेश ले आए हैं। इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ये जो छोटा सा आवेश ले आया गया है इसको कहा जाता है परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज इसको कहा जाता है। अब जरा इन दोनों की खासियत देखिए, इन दोनों की विशेषताएं क्या है। जो स्रोत आवेश है इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत तक माना जाता है कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वहाँ आवेश जो है अनंत तक चारों तरफ फैला हुआ है, ऊपर भी, दाएं बाएं, अगल बगल हर तरफ जो है इसका वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और ये अनंत तक विस्तारित है। दूसरी चीज, ये जो टेस्ट चार्ज ले आए हैं आप, परीक्षण आवेश जो ले आए हैं, इस टेस्ट चार्ज की विशेषता ये है, खासियत ये है कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा वैद्युत आवेश है जो कि धनात्मक लिया गया है। टेस्ट चार्ज हमेशा धनात्मक लिया जाएगा और अत्यंत सूक्ष्म होगा, बहुत छोटा चार्ज होगा, यानी कि इसका आकार भी छोटा होगा और इस पर आवेश की मात्रा भी बहुत कम होगी। आप जानते हैं सबसे छोटी जो आवेश की मात्रा ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ली जाती है, जिसका मान है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इससे छोटा आवेश नहीं लिया जा सकता है सामान्य रूप से। अब तो कुछ और कण हो गए हैं, क्वार्क वगैरह, तो उनकी बात हम नहीं करते हैं। यहाँ जो सबसे छोटा चार्ज लिया जा सकता है ये लिया जा सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में लिया जाना चाहिए यहाँ टेस्ट चार्ज। तो कहने का मतलब कि ये टेस्ट चार्ज जो है एक अत्यंत सूक्ष्म और कम वैल्यू का आवेश है, कम चार्ज का आवेश है। ये इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ये दोनों की विशेषताएं आपको बता दी गई कि इसका वैद्युत क्षेत्र अनंत तक विस्तारित है। दूसरी बात, ये बहुत छोटा आवेश है, इतना छोटा है कि इसके वैद्युत क्षेत्र को ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, यानी इसका अपना स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं है। हालांकि ऐसा होना संभव है, लेकिन ये कल्पना की जाती है कि इसका वैद्युत क्षेत्र नील है, मतलब इधर इसके वैद्युत क्षेत्र को ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। जो कुछ भी वैद्युत क्षेत्र है इस सोर्स चार्ज के कारण ही है। इसे हम फिर से आप कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसके आसपास का। ठीक, आगे बात आती है वैद्युत बल रेखाएं।
वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है, इसको समझे। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ये एक काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार का है, कैसा है, किधर की ओर है, ये सारी चीज़ें ये वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। इसकी परिभाषा आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी आवेश, ये एक आवेश है, इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है इसका, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर कि एक पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। पृथक्कृत धन आवेश, पृथक्कृत का मतलब होता है कि इस आवेश का, यहाँ जो गति कर रहा है एक आवेश मान लीजिए यहाँ है, ये जो गति करेगा ये अन्य आवेशों से पूरी तरह से स्वतंत्र है और धन आवेश लिया गया है, ये धन आवेश के रूप में लिया जाएगा और पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा, पृथक्कृत रहेगा। ऐसा आवेश देखिए, अगर मान लीजिए एक हम चार्ज लें, ये धन आवेश लेते हैं प्लस क्यू सोर्स चार्ज के रूप में, ये हमने स्रोत चार्ज लिया, सोर्स चार्ज लिया धन प्लस क्यू के बराबर, और इसके पास अगर हम दूसरा टेस्ट चार्ज ले आते हैं Q0 ले आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा, और ये स्वतंत्र है, मूव करने के लिए, चलने के लिए स्वतंत्र है। तो ये गति करने लगेगा, धीरे धीरे दूर हटने लगेगा। जिस मार्ग पर चलेगा वह मार्ग जो होगा, ये जो रेखाएं होंगी जिस मार्ग पर चलेगा वे रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कोई पृथक्कृत धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, एक स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश गति कर सकता है, वे मार्ग वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। आगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण या वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं या गुण, आप कुछ भी कर सकते हैं। विशेषताएं देखिए, सबसे पहली बात वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं। अगर आप एक धन आवेश लें, मान लीजिए कि ये एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इसके कारण हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका व्यवहार कैसा होगा। इसके कारण वैद्युत बल रेखाओं का व्यवहार जानने के लिए आप इसके नज़दीक एक टेस्ट चार्ज रखिए Q0 प्लस Q0। अब देखिए ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये भी धन आवेश है, तो इसके कारण, इस आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये टेस्ट चार्ज धन आवेश से हटता हुआ दूर अनंत तक चला जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसी टेस्ट चार्ज को इधर की ओर रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो देखिए ये इसके कारण भी जो है ये अनंत तक सीधा दूर हटता चला जाएगा इधर की ओर, और इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी तरफ रखेंगे आप, इसके नज़दीक किसी भी तरफ इस टेस्ट चार्ज को Q0 को रखेंगे तो इससे दूर हटता हुआ अनंत तक चला जाएगा। कहीं भी रख सकते हैं आप इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से यहाँ रख करके देख सकते हैं, इधर से दूर की ओर जा रही हैं बल रेखाएं, अनंत तक चली जाएंगी। इसी तरह से इधर की ओर, यहाँ से स्टार्ट, यानी धन आवेश से प्रारंभ होगी और ये अनंत तक जाएंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, चारों तरफ सीधा, बिना टेढ़े मेढ़े मार कर, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ये अनंत तक जाएगी। और इस तरह से इधर, इस तरह से, इसको त्रिज्यता कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड अप टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी तक इस तरह से सीधा आगे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके अनंत तक जाती हैं। अगला, अगर मान लीजिए कि आप ऋण आवेश लेते हैं, तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, किधर चलती हैं। तो इसको जानने के लिए आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे इस तरह से, और टेस्ट चार्ज प्लस Q0 लिया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा, स्वतंत्र होगा
आइसोलेटेड, पृथककृत होगा, किसी से प्रभावित नहीं होगा। ये टेस्ट चार्ज आप देख रहे हैं कि इस पर धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो इस धन आवेश को ये ऋण आवेश अपनी ओर खींचेगा, तो इस तरह से ये टेस्ट चार्ज इधर की ओर चलेगा ऐसे ये, और ये अनंत पर भी होगा तो चल करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि ये इस तरह से। इसी प्रकार से अगर हम इधर की ओर बात करें, यहाँ टेस्ट चार्ज को रखें प्लस Q0, तो इस तरह से ये भी चल करके यहाँ ऋण आवेश तक पहुँच जाएगा, ये इस तरह से, ये अनंत से। और इसी प्रकार से इधर भी अनंत से टेस्ट चार्ज चल करके ये इधर की ओर पहुँचेगा, और इस तरह से इधर की ओर ये, तो ये प्लस Q0 ये अनंत से चल करके इस आवेश तक पहुंच रहा है, इस आवेश पर पहुंच रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चल करके ऋण आवेश तक पहुंचती हैं। धन आवेश के कारण धन आवेश से चल करके अनंत तक जाती हैं, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चल करके ऋण आवेश तक पहुंचती हैं। तो ये विशेषता है, ये पहला गुण और ये दूसरा गुण, ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हो गई। आगे अगर मान लीजिए कि हमारे पास धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हैं, तो उस समय ये बल रेखाएं किधर की ओर चलेंगी, ये देखें, यहाँ एक आपने धन आवेश लिया और एक दूसरा ऋण आवेश लिया गया। अब अगर हम इनके बीच में जानना चाहें कि बल रेखाएं इन दोनों आवेशों के कारण किधर की ओर चलेंगी, चलिए यहाँ एक आप टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस Q0। अब देखिए इस धन आवेश के कारण ये धन आवेश टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश दूर हटना चाहेगा, ये इस तरह से ऐसे चलना चाहेगा, ऐसे चला जाएगा, किंतु यहाँ जो ऋण आवेश है ये अपनी ओर आकर्षित करेगा इसको। इस धन आवेश के कारण ये दूर हट रहा है, इधर की ओर जा रहा है, और इस ऋण आवेश के कारण ये अब अनंत तक नहीं जाएगा बल्कि ऋण आवेश की ओर बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में ये आकर्षण इसका बढ़ता जा रहा है और इसका प्रतिकर्षण इधर से दूर से घटता जा रहा है, तो ये बल रेखाएं चल करके यूं चल करके ऐसे यहाँ पहुँच जाएगी, ये इस तरह से। कहने का मतलब कि अगर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हैं तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। और इसी तरह से अगर यहाँ आप टेस्ट चार्ज रखते हैं तो देखिए ये टेस्ट चार्ज ऐसे चलता हुआ इधर से चलता हुआ ऋण आवेश तक चला जाएगा। ये धन आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा प्लस Q0 को, ये प्लस धन आवेश प्लस Q0 को प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा, जिसके कारण ये परीक्षण आवेश यहाँ धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश तक पहुँचेगा, और यहाँ से चल करके फिर वापस नहीं आएगा, यहीं रुक जाएगा। यानी कि ये बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यहाँ रुक जाती हैं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ती हैं ये बल रेखाएं। और इसी तरह से आप यहाँ से भी अगर शुरू करते हैं तो ये बल रेखाएं इस तरह से चलेंगी, ऐसे ही चलते हुए इधर की ओर ऐसे चलेंगी, ये इस तरह से यहाँ, और इस तरह से इधर की ओर चल करके आगे से भी घूम करके ऋण आवेश पर जाएंगी बल रेखाएं, और इधर से चल करके यहाँ इधर की ओर आएंगी ये बल रेखाएं ऋण आवेश पर। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ये पुनः ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आती हैं, इसीलिए ये वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र माने जाते हैं। खुले वक्र मतलब कि इनका एक आदि बिंदु होता है और दूसरा अंत बिंदु होता है, एक जगह एक बिंदु से प्रारंभ होती हैं और दूसरे बिंदु पर समाप्त होती हैं। ऐसे वक्रों को, ऐसे कर्व्स जो हैं उनको खुले वक्र या ओपन कर्व्स कहा जाता है, जिनका कि कहीं प्रारंभिक बिंदु होता है और कहीं अंतिम बिंदु होता है। इन बल रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु धन आवेश और अंतिम बिंदु ऋण आवेश होता है, इसलिए ये वक्र खुले वक्र हैं। तीसरा गुण ये है कि अगर, चौथा गुण, अगर कोई एक वैद्युत बल रेखा है और इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, यहाँ इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में कार्य कर रहा है, तो इसको जानने के लिए आप इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, ये इस तरह से। ये टेंजेंट बता रहा है
कि इस बिंदु पर मान लीजिए पॉइंट पी लेते हैं हम, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। तो किसी भी बिंदु पर जहां भी आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा जानना चाहेंगे, किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट लेते हैं, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा जानना है आपको, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचिए और ये स्पर्श रेखा बताएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। ठीक है। आप यहाँ अगर धन आवेश रखा जाएगा तो उस पर भी बल की दिशा ये होगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है और इस बिंदु पर एक धन आवेश रखा गया, एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखा गया, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा भी यही होगी। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और यही बल की दिशा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की भी दिशा है यही, तथा या एफ वेक्टर की भी यही दिशा है। अगर आप इस पर प्लस Q0 आवेश रखते हैं तो प्लस Q0 पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इस तरह से अगर आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं तो उस बिंदु पर एक टेंजेंट खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अगली बात, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक बल रेखा ये है और दूसरी बल रेखा ये है, ये चौथा पॉइंट था और ये पांचवा पॉइंट। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ऐसा होना असंभव है। ये एक बल रेखा आ रही है और दूसरी बल रेखा ये आ रही है, ये इधर की ओर देखिए, एक बल रेखा ये, दूसरी बल रेखा ये, और इस स्थिति में ऐसा संभव नहीं है कि एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को किसी बिंदु पर काट दे। ऐसा क्यों नहीं संभव है, इसको देखें। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात करें, इस बिंदु की बात करें, तो यहाँ देखिए, ये अगर हम जानना चाहें कि इसका ये जो बल रेखा है ये यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बता रही है, तो इसके लिए आप एक टेंजेंट ऐसे खींचेंगे इस तरह से, यानी इस बल रेखा द्वारा ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। दूसरी बात, अगर हम इस बल रेखा की बात करें और जानना चाहें कि इस बल रेखा के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बताई जा रही है, तो इसको जानने के लिए आप इस बिंदु पर इसके साथ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, ये इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम Q दे देते हैं। बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, एक दिशा इधर की ओर और एक दिशा इधर की ओर है। तो ऐसा होना संभव नहीं है कि एक ही क्षेत्र में एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काट नहीं सकती हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, यदि कहीं वैद्युत क्षेत्र एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। पहली बात, एक दूसरे के समांतर होती हैं, और दूसरी बात, इनके बीच की दूरी जो है ये इक्वल होती है, इक्विडिस्टेंट होती हैं, ये पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। ये कहीं अगर एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी एक न घट रहा है न बढ़ रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा इनके बीच की दूरियां जो है वो कांस्टेंट रहती हैं, यानी सभी बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगर वैद्युत बल रेखाओं की सघनता अधिक है, कोई कुछ जगह ऐसी है जहां वैद्युत बल रेखाएं अधिक सघन हैं, जैसे इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ वैद्युत बल रेखाएं अधिक सघन हैं और यहाँ वैद्युत बल रेखाएं विरल हैं। तो इस तरह से ये शो करता है कि जहाँ वैद्युत बल रेखाएं सघन हैं उस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम है, यानी यहाँ दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगर मान लीजिए कि हम दो समान आवेश लेते हैं, दोनों धन आवेश लेते हैं या दोनों ऋण आवेश लेते हैं, तब क्या स्थिति होती है। चलिए हम सुविधा के लिए दोनों धन आवेश ले लेते हैं।
देखें, अगर मान लीजिए कि हम दो धन आवेश लें, एक धन आवेश ये और दूसरा धन आवेश ये लें, 8वां पॉइंट है। अब हम जानना चाहते हैं इन दोनों धन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा। देखें, वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलेंगी। तो आप एक टेस्ट चार्ज लीजिए और टेस्ट चार्ज को पहले सामने ही रखते हैं, यहाँ रखते हैं प्लस Q0, ये टेस्ट चार्ज। तो ये धन आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा, और दूर हटने की वजह से ये दूर हटना चाहेगा, ऐसे चला जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये दूर हटेगा इस दूसरे वाले धन आवेश के नजदीक पहुंचेगा। इस आवेश का मान मान लीजिए Q1 है और इस आवेश का मान Q2 है। तो ऐसी स्थिति में देखें, मान लीजिए दोनों पहले बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, ये आवेश भी Q है और ये जितना इसकी मात्रा है उतनी ही इसकी भी मात्रा है। तो ऐसी स्थिति में देखें, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर हटा रहा है, और जैसे जैसे इससे दूर हटता जाएगा इसके नज़दीक पहुंचता जाएगा। जब इसके नज़दीक पहुंचेगा तो इसका प्रतिकर्षण बल अधिक होगा और इसका प्रतिकर्षण बल कम होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब दोनों के मध्य में पहुंचेगा ये आवेश, दोनों है ना, इस मिलाने वाली रेखा के, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में पहुंचेगा, तो उस समय इसके कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल और इसके कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इस जगह पर पहुंचने पर ये Q0 आवेश इस जगह पहुंचने पर न तो इधर जा पाएगा और न ही इधर जा पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में यहाँ एक उदासीन बिंदु मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बल रेखाएं नहीं रहेंगी। इस बिंदु पर यहाँ कोई बल रेखा नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि यहाँ जो है इस पर कोई निश्चित नेट फोर्स नहीं लगेगा। तो इस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर नेट फोर्स शून्य हो जाता है, यानी ये टेस्ट चार्ज बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है, उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, और ये अंश दिखाते हैं। अगर यही प्लस Q0 को हम यहाँ से स्टार्ट करते तो देखिए यहाँ पहुँचने पर, चूंकि इसके नज़दीक है, तो ये बहुत तेज़ी से इसको प्रतिकर्षित करता, और जैसे जैसे ये प्लस Q0 चार्ज इधर की ओर बढ़ता जाता, इसका प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है, इसका प्रतिकर्षण घटता जाता है और इसका प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है। यहाँ पहुँचने पर दोनों के प्रतिकर्षण बराबर हो जाते। तो इस तरह से ये आवेश जो है इस बिंदु पर नहीं आ सकता है। तो ये कहने का मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं इधर से ये इस बिंदु पर N पर नहीं जा सकती हैं। और इसी तरह से अगर बल रेखाएं आप खींचते हैं तो ये बल रेखाएं इधर से चल करके ऐसे चलेंगी, इस तरह से दूर हटती जाएंगी, ऐसे चल करके इधर की ओर आएंगी। देखें, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रख रहे हैं तो ये प्रतिकर्षित करेगा, और जैसे जैसे प्रतिकर्षण का आवेश इधर की ओर बढ़ेगा इसका भी प्रतिकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये टेस्ट चार्ज दूर की ओर हटता चला जाएगा इस तरह से। और बल रेखाएं जो है उनका शेप कुछ इस तरह से होगा, ऐसे इस तरह से, और इस तरह से इधर से भी बल रेखाएं कुछ इस तरह से होंगी, ऐसे चल करके इधर की ओर आ जाएंगी, ये इधर की ओर, बाकी इस तरह से हटती चली जाएंगी बल रेखाएं दूर की ओर। तो एक इसके इन दोनों आवेशों के समान आवेश हैं, अगर Q और Q दोनों समान आवेश हैं, दोनों के परिमाण बराबर हैं, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु में एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां से कोई भी बल रेखा, वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। इस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। ये बिल्कुल मध्य में होगा, इससे जितनी दूरी पर होगा उतनी दूरी पर इससे भी होगा। यानी अगर दूरी r है तो ये r/2 इधर भी और r/2 के बराबर इधर भी दूरी रहेगी। इसी प्रकार से ऋण आवेश के लिए भी, ऋण आवेश के लिए बल रेखाओं की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इधर की ओर जाएगी, लेकिन बल रेखाएं इस तरह से मिलेंगी। नेक्स्ट आगे, अगर मान लीजिए कि ये दोनों आवेश बराबर ना हो, यदि ये दोनों आवेश बराबर ना हो, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, चलिए यही ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये धन आवेश Q1 है प्लस Q1 और दूसरा धन आवेश प्लस Q2 है। अब अगर आप देखें इनके बीच की दूरी अगर R1 है, यहाँ से देखिए, जब आप यहाँ धन आवेश रखेंगे तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि Q1 वीक है और देखिए Q1 की वैल्यू अधिक है और Q2 की वैल्यू कम है। यानी Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये कम है और ये अधिक है।
अगर ये स्ट्रांगर चार्ज है तो ये क्या करेगा, धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर की ओर हटाएगा और दूर हटाता चला जाएगा। ये चूंकि वीक है इसलिए इसका प्रतिकर्षण बल अधिक रहेगा और इसके ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा। अब इसका भी प्रतिकर्षण बल शुरू होता है, शुरू तो यहीं से था, लेकिन अब ये स्ट्रांग जब जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज Q0 जैसे जैसे Q0 इसको नजदीक पहुंचता जा रहा है, इसका प्रतिकर्षण बल बढ़ता जा रहा है। बढ़ करके यहाँ पहुंचने पर मान लीजिए कि दोनों के प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो ये उदासीन बिंदु मिल गया आपको N। ऐसी स्थिति में इस बिंदु N पर Q0 पर लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल दोनों बराबर होंगे। यहाँ इस बिंदु पर मान लीजिए कि पहले वाले आवेश से इसकी दूरी R1 है और दूसरे वाले आवेश से इसकी दूरी जो है ये R2 है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कूलाम के नियम का प्रयोग करें तो आप देख सकते हैं पहले वाले आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल Q0, यहाँ Q0 परीक्षण आवेश रखा गया है, तो इस बल का मान हो जाएगा पहले वाले पर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q0 अपान R1 स्क्वायर। इसी तरह से F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q2 Q0 अपान R2 स्क्वायर। इसके Q2 के कारण लगने वाला बल F2 है इस Q0 पर, और Q1 के कारण लगने वाला बल F1 है इस Q0 पर। और उदासीन बिंदु पर पहुंचने पर ये दोनों बलों के मान बराबर हो जाएंगे, तभी तो ये आवेश किसी और नहीं जा पाएगा और ये बिंदु उदासीन बिंदु होगा। यहाँ नेट फोर्स 0 होगा। देखें तो उदासीन बिंदु N पर F1 बराबर F2। अगर इन दोनों को इक्वेट करें देखिए क्या प्राप्त होगा। F1 का मान रखें और F2 का मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q0 अपान R1 स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q2 Q0 अपान R2 स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये चीज़ें कॉमन है, जो भी चीज़ें कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो Q0 यहाँ कॉमन है, Q0 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। और ये पूरा फैक्टर और ये फैक्टर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो प्राप्त होगा Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर। ये रिलेशन होगा N बिंदु के लिए। N बिंदु जहाँ उदासीन बिंदु है वो इस प्रकार से होगा कि Q1 बटे R1 स्क्वायर, ये चीज़ बराबर होगा Q2 बटे R2 स्क्वायर के। ठीक, ओके।